हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग अपना डेली प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं। तो आज ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो कल हमने आपको 15 क्वेश्चन करा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 16 से लेके चलेंगे। जो हमारे पुराने बच्चे उन्हें पता है कि प्रैक्टिस सेट कैसे किया जाता है। जो नए बच्चे उन्हें बता देना चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट करने से पहले आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए और आप नंबरिंग किया करिए। जैसे यहाँ पर नंबरिंग आप 16 से पढ़ा रहे हैं तो 16 से लेके आप 30 तक नंबरिंग करिए। 30 के बाद आप क्या करेंगे, जैसे हम 16 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप भी पढ़िए और अपना उत्तर खुद से दीजिए। उसके बाद जब मैं उत्तर बताती हूँ तो उत्तर का मिलान करिए। उत्तर सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। लास्ट में आप काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। देखिए कुछ बच्चे हैं जो बताते हैं कि मैम 14 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर ऐसे। तो देखिए वो बताते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करिए कि मैम इतना नंबर पाए हैं, क्योंकि हमें भी लगता है कि थोड़ा हमें भी हो जाता है कि हाँ आप सभी किस तरीके से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए पेन कॉपी में एक सादा पेज लिया करिए जहाँ पे मैं निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट बताती हूँ। एक साइड निगेटिव लिखिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव वर्ड। जो मैं निगेटिव वर्ड बताती हूँ इसके नीचे लिख डालिए, जो पॉजिटिव वर्ड बताती हूँ इसके नीचे लिख डालिए। इस तरीके से आपके क्वेश्चन में निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड मिलते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। बाकी जो अलग से निगेटिव पॉजिटिव वर्ड है हम उसको बता देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन ए है दुश्चिंता और भय पैदा करके। ऑप्शन बी है प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा। ऑप्शन सी है कि व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर। ऑप्शन डी है वास्तविक इनाम जैसे टॉफी देकर। क्वेश्चन पर ध्यान दिया करिए पहले सभी, ठीक है। जैसे हम आपको हमेशा कहते हैं आप सभी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करिए। आप ऑप्शन 4 बार, देखिए आप गलती क्या करते हैं, ऑप्शन को 4 बार पढ़ डालते हैं, क्वेश्चन समझने की कोशिश नहीं करते हैं। पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, देखिए आंतरिक रूप से प्रेरित। जब हम अंदर से प्रेरित होंगे तो हमारे अंदर क्या दुश्चिंता भय पैदा करके हम उसको अंदर से आपको प्रेरित कर सकते हैं? कभी बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या हम प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिटिव टेस्ट दे के आपको अंदर से प्रेरित कर सकते हैं? हम आपको खूब कॉम्पिटिटिव में बैठा दें तो आप अंदर से प्रेरित हो जाएंगे, सरकारी नौकरी पा जाएंगे, ऐसा तो नहीं सकता। तो ये भी नहीं है। ये सब देखिए ऊपर से ये ऊपर से आपको प्रोत्साहित करने वाली चीजें हैं। वास्तविक इनाम देके, टॉफी देके, ये भी आपके ऊपर से प्रोत्साहित आपको करेंगी। लेकिन जो व्यक्तिगत नैपुण्य है लक्ष्यों को निर्धारित करने में, उनको सहयोग हम देंगे, जैसे आपको हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको क्या करेंगे, अंदर से आपको क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा, सी को सही करिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। 16 के बाद 17 क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? क्या कहा है, अपने ही अधिगम में। ऑप्शन ए है अवधान, बी है प्रत्यास्मरण, सी है रटना, डी है अधिसंज्ञान। क्वेश्चन देखिए क्या है, पॉजिटिव है, उत्तर भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा। हमने आपको बताया है क्वेश्चन अगर निगेटिव होता है तो उत्तर भी हमारा निगेटिव ही आता है। ये डेली हम बताते हैं, अगर आप वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, जो पुराने बच्चे होंगे उन्हें पता होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बताइए आप सभी। तो देखिए अधिसंज्ञान, अधिसंज्ञान जो होगा वो अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है, अधिसंज्ञान कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो यहाँ पर आप सभी ने अधिसंज्ञान लगा लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपका है कि पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऑप्शन ए 1 है कि शिक्षक की गतिशीलता। ऑप्शन 2 है विविध सामग्रियों का प्रावधान। ऑप्शन 3 है कि मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन 4 है कि सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए है 2 और 4। ऑप्शन बी है 1 2 3। ऑप्शन सी है 2 3 4। ऑप्शन डी है 1 2 3 4। उत्तर बताइएगा क्या होगा।
तो चलिए यहाँ पर हम जो उत्तर है हम सभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। तो 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। बी में देखिए 1 2 3, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है ध्यान दीजिएगा आप सभी। पूछा गया आपसे कि जो पियाजे जी हैं उनके द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए, मतलब पियाजे जी के द्वारा जो आपका अधिगम है, जो लर्निंग है उसको सुगम मतलब इम्पॉर्टेंट बना, सॉरी सुगम मतलब आपका जैसे हम कह सकते हैं एक तरीके से कि उसको जैसे कंसीडर्ड आपका हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पर होता क्या है कि उसको अगर हम सुगम बनाने के लिए उसमें से एक ऐसे कारक है उसको आपको बताना है कि महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो जैसे देखिए आप अधिगम आप कर रहे हैं तो उसको बढ़िया तरीके से अधिगम करने के लिए इसमें से महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। तो जैसे हमने ऑप्शन बी बता दिया कि 1 2 और 3। तो एक में क्या आपका कि शिक्षक की गतिशीलता, बिल्कुल अगर आप टीचर हैं तो आपकी जो मोबिलिटी है वो आपके अंदर कैसी है ये देखना, जो आपके विविध सामग्री का प्रावधान है उसको देखना, जो आपके मटेरियल वगैरह होते हैं वो बच्चे को किस तरीके से सिखाते हैं ये भी बहुत जरूरी होता है। फिर तीसरा का क्या है, तीसरा है कि मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, और जो एक्सपीरियंसेस है मतलब अलग अलग आपको एक्सपीरियंस बच्चों को देना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित, सुनिश्चित हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, किसी चीज को हम सुनिश्चित नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे निश्चित करना मतलब एकदम उसको सुनिश्चित कर दिए कि एकदम इसी पे ये टिका रहेगा, इससे उधर उधर नहीं जाना, तो ऐसी वाली चीजें नहीं करना है सीटेट में आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया आपसे कि क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है जेंडर सशक्तता, बी है जेंडर पक्षपात, सी है जेंडर प्रासंगिकता संबद्धता, और डी है आपका जेंडर धमकी। जैसे आप एक क्लास टीचर हैं और क्रिकेट पर आप बातें कर रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्या कर रहा है। आप एक टीचर हैं और क्रिकेट पे चर्चाएं चल रही हैं, आप लड़कों से क्रिकेट पे सवाल दागे जा रहे हैं लेकिन लड़कियों से आप कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं। तो ये किस चीज़ का उदाहरण हो सकता है आपको ये बताना है। तो देखिए अगर इस तरीके की हरकतें आप कर रहे हैं तो समझ जाइए वहां पे आप जेंडर पक्षपात कर रहे हैं। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया आपसे कि बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। ऑप्शन ए है निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, ऑप्शन बी है ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, ऑप्शन सी है किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, ऑप्शन डी है दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धति को। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका कि ज्ञान की जो सक्रिय संरचना प्रक्रिया है उसको सबसे ज्यादा महत्व देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं हम। देखिए आप सभी वहां से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, सॉरी आप वहां से मत पढ़ा करिए जहां पर आपको ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते। जहां आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको 4 घंटे मिलते हैं, हम आपको हमेशा कहते हैं वो वीडियो अवॉइड करिए आप सभी। जहां कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं वहां से वीडियो देखिए, आपका टाइम भी बचेगा। क्योंकि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है कि आप सीडीपी पकड़ लिए और उसी को पूरे दिन 4 घंटे सीडीपी को दीजिए। हाँ अगर देना है 4 घंटे दीजिए, लेकिन तो 4 घंटे में आप 400 क्वेश्चन पढ़िए तो सही रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ हम 4 घंटे सीडीपी एक दिन पढ़ लिए दूसरे दिन हम ईवीएस पढ़ लिए। जो सब्जेक्ट है आप डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ा करिए। तो चलिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि किसी स्तर पर बच्चों में अपने आसपास के दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थर की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं। ऑप्शन ए है संवेदी चालक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है। देखिए जैसे होता है ना कि जैसे हम पहले बचपन में रहते थे तो हमें लगता था कि ये जो चांद है हम यहाँ चल रहे हैं तो ये भी हमारे साथ साथ चल रहा है, हम जैसे जैसे जा रहे हैं वो भी हमारे साथ साथ चल रहा है। तो हम क्या करते थे, धीरे धीरे चलते थे तो लगता था ये धीरे धीरे चल रहा है, दौड़ते थे तो लगता था ये हमारे साथ दौड़ रहा है, हमारा पीछा करते हुए जा रहा है।
तो वही हमारे अंदर क्या थी, एक जीववादी दृष्टिकोण था। और हमें पहले क्या लगता था कि अगर हम, जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो अगर आप जिस टेबल पे बैठे रहते थे तो आपको लगता था अगर उसे चोट लगे तो आपको लगता था इसे हम भी मारेंगे तो इसे भी चोट लगेगा क्योंकि इसने हमें मारा है। तो ये ऐसी चीजें किस अवस्था में आती है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो जो ऐसी चीजें देखिए होती हैं वो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसको सही करिएगा, 21 का बी, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम, प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसको हम शॉर्टकट में NE और P कह सकते हैं, 2020 किस पर बल देती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, यहाँ पर ए ही कर लेते हैं और ऑप्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम को ये सबसे ज्यादा क्या करती है कि बल देती है इस पर। बाकी जो ऑप्शन है देख लीजिएगा, यहाँ पर हम दिखा देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर केवल आ गया, ये निगेटिव हो गया तो ये ऐसे ही हट गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण में बिल्कुल नहीं देती है। बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर नहीं देती है। वो जो शिक्षा है उसको लचीला बनाया जाए और बहुस्तरीय तरीके से बनाया जाए, जो NEP है उसको उस पर क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा बल देती है। तो क्वेश्चन नंबर हम 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है। ऑप्शन ए है मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन बी है ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन सी है दूसरे के विचारों और इच्छाओं को समझने की क्षमता, ऑप्शन डी है खुद को समझने की क्षमता। अब देखिए जो हावर्ड गार्डनर है इनके बारे में देख लीजिए, इन्होंने क्या दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था, आप सभी को पता है, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। एक क्वेश्चन तो यहाँ से याद कर लीजिए, लेकिन अब ये भी समझ लीजिएगा कि इस तरीके से इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछता नहीं है कि हावर्ड गार्डनर ने किस बुद्धि का किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया या कोहरबर्ग ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हो सकता है नॉर्मल आ जाए, लेकिन अब इनसे ही अंदर से क्वेश्चन फंसा के पूछता आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि कौन सी विशेषता हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है, मतलब जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दूसरों के विचारों और इच्छाओं को समझने की क्षमता। जैसे कहते हैं ना कि ये अंतर्मन को पढ़ते हैं, इससे भी आप एक अपना आइडिया लगा सकते हैं कि जब हम दूसरे के विचार और इच्छाओं को समझने की क्षमता रखते हैं तो वही बुद्धि जो होती है हमारी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग और जितने भी ये सारे आपके मनोवैज्ञानिक हैं इनसे जरूर आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि वाइगोस्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है। ऑप्शन ए है भाषा की, ऑप्शन बी है परिकल्पना की, ऑप्शन सी है स्कीमा का विकास, ऑप्शन डी है इनाम व सजा। क्वेश्चन नंबर 24 का देखिए वाइगोस्की के संरचनावाद में, जो वाइगोस्की का संरचनावाद है वो किसकी भूमिका अहम है, इसमें ये पूछा गया है। तो देखिए संरचनावाद में वाइगोस्की की जो भूमिका होती है वो भाषा की भूमिका सबसे ज्यादा है, लैंग्वेज की भूमिका क्या है, सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कहा गया है कि बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन 1 है कक्षा में की गई अंतःक्रिया, ऑप्शन 2 है परियोजना, ऑप्शन 3 है पोर्टफोलियो, ऑप्शन 4 है आत्म आकलन। अब ऑप्शन ए में दिया गया है कि 2 और 3, ऑप्शन बी में दिया गया है 2, 3, 4, ऑप्शन सी में दिया गया है 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी में दिया गया है 1, 2 और 3। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है कि बच्चे के सीखने का जो आकलन आप कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चा लर्निंग कर रहा है तो उसका जब आप आकलन कर रहे हैं तो उसके लिए आप एक शिक्षिका हैं, तो आप किस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। बच्चा जो भी चीज़ें पढ़ रहा है, जो भी चीज़ें सीख रहा है, अगर आपको आकलन करना है तो आप किस तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में जो 25 है यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो A B C D मतलब 1, 2, 3, 4 चारों होगा,
हम यहाँ पर कक्षा में की गई अंतःक्रिया मतलब क्लासरूम का जो इंटरेक्शन होगा उसको भी देखेंगे, प्रोजेक्ट को भी देखेंगे, पोर्टफोलियो को भी देखेंगे हम, और सेल्फ असेसमेंट जो है आत्म आकलन है हम उसको भी देखेंगे बच्चे के। तो ये चारों चीज़ें हम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 में हम 2 ही ऑप्शन देंगे, 2 में से बताइएगा। देखिए एनईपी से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो एनईपी को एक बार आप पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। ऑप्शन ए है विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। ऑप्शन बी है विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन। देखिए जो हमारा एनईपी 2020 है इसके अनुसार जो मूल्यांकन का उद्देश्य है वो किसकी जानकारी देता है आपको। उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा वो बिल्कुल सही होगा कि जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनके कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, तो यही उसका सबसे ज़्यादा उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा 26 का। नेक्स्ट पर चलते हैं हम 27। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। ऑप्शन ए है डिस्कैल्कुलिया, बी है डिस्ग्राफिया, सी है डिसलेक्सिया, डी है डिस्पेक्सिया। तो देखिए इसमें से एक अक्षमता, ये सारे अक्षमताएं हैं। ठीक है, ये सारे डिसेबिलिटीज़ हैं आपके। तो ये जो डिसेबिलिटीज़ आपके हैं तो ये लिखने की क्षमता को पूछा कि आपके लिखने की क्षमता को जो प्रभावित करे उसको बताना है आपको। तो चलिए यहाँ पर उत्तर देते हैं हम। जो लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है वो हमारी डिस्ग्राफिया कहलाती है। जैसे गणितीय क्षमता को प्रभावित करे डिस्कैल्कुलिया, फिर डिसलेक्सिया हो गया, पढ़ने से संबंधित डिस्पेक्सिया हो गया। तो देखिए इसका जो एक आपकी वीडियो आएगी वो अलग से आएगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्पेजिया। तो यहाँ से, और ये देखिए इसका हिंदी मत याद किया करिए आप सभी, इसका इंग्लिश याद करिएगा। कभी कभी यहाँ पर आपको पठन अक्षमता देता है और फिर कभी कभी गणितीय क्षमता देता है, तो उन चीज़ों को मत याद करिएगा, आप इंग्लिश ही याद कर लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी ना वो हिंदी वाला नहीं देता है आपको, सीधा वो इंग्लिश वाला ही उठा के दे देता है, इंग्लिश ऑप्शन भी लिख देगा और इंग्लिश का ही हिंदी बना के यहाँ पर लिख देता है। तो इंग्लिश वाले से ही इसको याद करिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा इसका 27 का। 28 पर चलते हैं हम। 28 में है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए है विद्यार्थी को अपने आप से बात करके सोचने दे, बी है विद्यार्थी को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दे, सी है बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर दत्त कार्यों के निर्देश रखें, डी है दत्त कार्यों के लिए मौखिक निर्देश दें। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। देखिए श्रवण विद्यार्थी को बाधा उत्पन्न करेगा, तो जब आप विद्यार्थी को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा देंगे तब ये समावेशन में क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थी को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें। क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल, मतलब बच्चा सुन रहा है, ठीक है, सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी है जो सही हो जाएगा कि विद्यार्थी के मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है कि बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश डैश आते हैं। ऑप्शन ए है केवल गुणात्मक परिवर्तन, बी है केवल मात्रात्मक परिवर्तन, सी है गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, डी है न ही गुणात्मक और न ही मात्रात्मक परिवर्तन। उत्तर दीजिएगा आप सभी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चे के संदर्भ में विकास के अंतर्गत हमारा आता है तो दोनों परिवर्तन आते हैं। बच्चे में गुणात्मक परिवर्तन भी होता है और मात्रात्मक परिवर्तन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही होगा, सही कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखते हैं केवल क्या हो गया, हमारा निगेटिव हो गया,
ऐसे हट गया, यहाँ भी केवल आ गया, निगेटिव हो गया, हट गया। बाकी न ही गुणात्मक न ही मात्रात्मक, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे के अंदर दोनों में से एक भी गुण न जाए, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम और अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है जेंडर पक्षपात, बी है जेंडर स्थिरता, सी है जेंडर समता, डी है जेंडर समानता। उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, आप सभी जब भी देखा करिए लड़के और लड़कियों में अंतर जहाँ भी देखने को मिल जाए, कहीं भी कुछ भी लिख के मतलब क्वेश्चन कहीं भी आपको घुमा के पूछ दे, बस आपको ऐसा लगे कि ये लड़के और लड़कियों में क्या है, पक्षपात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा आपका जेंडर पक्षपात आएगा। बस आपको दिख जाए कि लड़कियों और लड़कों में अंतर किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो उत्तर होगा आपका हमेशा जेंडर पक्षपात होगा, मतलब जेंडर बाइस होगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो गया। तो हो गया हमारा कितना क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए कि आपने कितना नंबर सही किया है और कितना नंबर मतलब कि आपने गलत किया है। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं। जो हमारे पुराने बच्चे हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं, जो नए बच्चे हैं प्लीज़ वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक जरूर पहुँचे। तो थैंक यू एवरीवन। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और आपके जितने भी सोशल मीडिया है उस पर शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।